हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम आपका दोस्त से आपका दुश्मन हो जाता है। ठीक है, इसमें 3 हाइलाइट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि सीएनएस के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहला आपका इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद ग्लियोसिस देखने को मिलता है और उसके साथ साथ डीमाइलिनेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन और डीमाइलिनेशन तो समझ में आ रहा है। ग्लियोसिस का क्या मतलब हुआ? ग्लियोसिस को हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं न्यूरोग्लियल टिश्यू का प्रोलिफरेशन। ठीक है, प्रोलिफरेशन का क्या मतलब हुआ कि न्यूरोग्लियल टिश्यू जो है, जो कि एक तरह का हेल्पिंग सेल्स भी होता है, वो प्रोलिफरेट कर जाता है, उसका साइज जो होता है सीएनएस के अंदर वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लियल स्कार्स का फॉर्मेशन होने लगता है सीएनएस के अंदर। ठीक है, तो ये 3 हाइलाइट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। ये तीनों हाइलाइट्स हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, पैथोफिजियोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फिर हम लोग समझेंगे। अब देखिए, ये डिजीज़ जो होता है वो काफ़ी रेयर है चिल्ड्रन में, और इसका जो अकरेंस है, अगर हम लोग एज फैक्टर्स के बारे में बात करें तो 20 साल से 40 साल की उम्र के लोगों में ये डायग्नोज होता है। ज़्यादातर ये कॉमन है आपका फीमेल में, ना कि मेल में। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें ईटियोलॉजी के बारे में, तो ईटियोलॉजी तो हम लोगों ने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया। ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब इसके होने का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है अगर आपके घर या आपके परिवार में कोई अफेक्टेड फैमिली मेम्बर है तो। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। देखिए, जो पेशेंट हैं जिनमें एमएस जो है वो कंफर्म डायग्नोसिस हो चुका है, उनके अंदर जो एमएस के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर करता है बेसिकली आपका एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स, मतलब कि इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब यही इम्यून सेल्स आपका ब्लड ब्रेन को क्रॉस करके आपका क्या एक्टिवेट करता है? ये एक्टिवेट करता है आपका ऑटो एंटीजेंस। ठीक है, जिससे कि साइटोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है। उसके साथ ही साथ मैक्रोफेजेस का फैगोसाइटिक एक्टिविटी जो है वो चालू हो जाता है। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलकर के आपका डीमाइलिनेशन करवाने लगता है सीएनएस के अंदर। अब देखिए, डीमाइलिनेशन के साथ साथ तो क्या होगा, डीमाइलिनेशन जब भी होगा तो माइलिन शीथ का क्या होगा, डिसरप्शन होने लगेगा, वो खराब होने लगेगा। ठीक है, तो इसके कारण जो न्यूरल ट्रांसमिशन है, जो इम्पल्स का जो आवागमन होता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, जिसके कारण जो है आपके बॉडी में फटीग आने लगेगा। ठीक है, अब चूंकि न्यूरल ट्रांसमिशन जो है वो ही स्लो हो गया, वो धीरे धीरे लॉस्ट होता चला जा रहा है, तो इसके कारण बॉडी का फंक्शन भी जो होता है वो भी डिसरप्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ एक्यूट इन्फ्लामेटरी इवेंट जो है वहाँ पे चेंजेस होने लगता है, वहाँ पे इमर्ज होने लगता है, शुरुआत होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण इडीमा और इन्फिल्ट्रेट जो होता है, जहाँ पे एक्यूट लीजन हुआ है वहाँ पे सराउंड होने लगेगा, जो कि फिर फर्दर वो क्या करेगा, न्यूरल ट्रांसमिशन को ब्लॉक करता ही चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, चूँकि आपका इम्यून सिस्टम तो अब आपका पहले की तरह वो स्ट्रांग रहा नहीं। ठीक है, वो वीक है, और बार बार अगर अटैक होता है तो आपका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है, जो कि इडिमा को और इन्फिल्ट्रेट्स को रोकेगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे लेस इफेक्टिव होता चला जाएगा। ठीक है, तो लेस इफेक्टिव होता चला गया तो इसका कारण क्या होगा, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता चला जाएगा। तो अभी हम लोगों ने 2 फैक्टर्स को तो देख लिया कि इन्फ्लेमेशन जो है आपके बॉडी में कैसे आया, सीएनएस के अंदर, और डीमाइलिनेशन कैसे हुआ। तीसरा एक बच गया आपका ग्लियोसिस। ठीक है, अभी उसके बारे में भी लास्ट पॉइंट है कि डीमाइलिनेटेड एरियाज इवेंचुअली फिल्ड विद फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स एंड लीड्स टू ग्लियोसिस। क्या मतलब हुआ इसका? तो जो डीमाइलिनेटेड एरिया है आपके सीएनएस में, वो धीरे धीरे चूंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस तो एकदम बिल्कुल ही बंद हो चुका है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट से धीरे धीरे भर जाएगा, और उसी के कारण ग्लियोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर्स है आपका वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका कोल्ड, फ्लू, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आता है आपका डिजीज ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जिसमें आपका आएगा हेपेटाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस और अस्थमा अटैक। फिर तीसरा आपका जो रिस्क फैक्टर है वो है आपका मेजर लाइफ स्ट्रेस, जिसमें कि आप किसी जॉब को लूज़ कर दिए उसका स्ट्रेस है, डिवोर्स का स्ट्रेस है, डेथ का स्ट्रेस है, मतलब कि बड़ा स्ट्रेस। ठीक है, फिर आता है आपका माइनर लाइफ स्ट्रेस। ठीक है, इसमें आता है आपका एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो देखिए माइनर लाइफ स्ट्रेस भी अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए चल रहा है तो भी आपका MS होने का चांसेस है। तो ये सब सारा रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है आपका रिलैप्सिंग रेमिटिंग MS, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RRMS भी बोलते हैं। अब देखिए जो अटैक्स होते हैं ना इसमें, तो अब यहाँ पे समझिए आपका जो पैथोफिजियोलॉजी में था तो क्या था, आपका अटैक जैसे हो रहा था धीरे धीरे, और अल्टीमेटली क्या हो रहा था, डिसरप्शन इन द फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो डिसरप्शन इन फंक्शन ऑफ द बॉडी क्यों हो रहा था, क्योंकि न्यूरल ट्रांसमिशन जो है वो आपका स्लो होता जा रहा था और धीरे धीरे वो डिमिनिश होता जा रहा था और बॉडी में फटीग प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। उसी सेम ये प्रोसेस होगा यहाँ पे रिलैप्सिंग रेमिटिंग MS में, कि आपका जो होगा वो अटैक तो होगा, अटैक के कारण क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कहने का मतलब वही हुआ कि आपका जो नर्व का जो ट्रांसमिशन था वो नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग कह देते हैं रिलैप्स, ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं रिलैप्स। अब देखिए ये जो है अटैक हुआ, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हुआ, अब ये विद इन वीक्स और विद इन मंथ्स में ये वापस से आपका पहले की तरह रिकवर फुल्ली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो स्टेबल पेशेंट होते हैं इनमें लोकल इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि रेडनेस हो गया, वो 5 कार्डिनल साइंस होता है ना इन्फ्लामेशन का, वो आपको देखने को मिल सकता है। और इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि इस फेज में आपका डिजीज प्रोग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि डिजीज आपका बढ़ता नहीं है, वो वापस फुल्ली रिकवर हो जाएगा, ठीक है, विद इन वीक्स और विद इन मंथ्स। अब आ जाइए सेकेंडरी प्रोग्रेसिव MS, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SPMS भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि रिकवरी जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि जब आपका अटैक होगा, अटैक्स ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जिसको हम लोग कह दिए थे रिलैप्सेस, तो जब भी रिलैप्सेस आएंगे तो रिकवरी फुली कंप्लीट नहीं होगा। और SPMS बेसिकली आपका सक्सेसर है इसका RRMS का। मतलब कि एक किसी पेशेंट को रिलैप्सिंग रेमिटिंग MS है, मान लीजिए उससे डायग्नोस हो गया है वो, तो वही फिर आगे चल करके सेकेंडरी प्रोग्रेसिव MS में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये तो हुआ दूसरा पॉइंट, और इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट ये है कि एक्सॉन का लॉस भी इसमें देखने को मिल सकता है जो कि प्रोग्रेसिव होगा। अब चलिए, अब तीसरा है आपका प्राइमरी प्रोग्रेसिव MS, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, PPMS कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डिजीज का प्रोग्रेशन होने लगता है, ठीक है, और जो आपका फुल्ली रिकवरी है वो फुल्ली रिकवरी नहीं होता है, ठीक है, शुरू से ही फुल्ली रिकवरी नहीं होगा और फंक्शनल डिक्लाइन होने लगेगा। फंक्शनल डिक्लाइन होने का मतलब कि बॉडी अब चलने फिरने में स्वस्थ नहीं रहेगा वो शुरुआत से ही, जैसे कि वॉकिंग हो गया, बैलेंस हो गया, ये सब चीज़ खत्म होती जा रही है। तो देखिए शुरुआत से हम लोग चल रहा है, पहले क्या था, आपका रिलैप्सेस आया, वो फुल्ली और पार्शली, ठीक है, वो आइदर वो रिकवर फुल्ली किया या फिर पार्शली किया, ठीक है, लेकिन डिजीज प्रोग्रेशन वहाँ पे नहीं था, ठीक है। फिर दूसरा आया कि रिकवरी आपका यहाँ पे कंप्लीट कभी भी नहीं है जब भी आपका रिलैप्सेस आ रहा है, और इसमें दूसरा पॉइंट ये था कि RRMS ही बाद में चल करके SPMS में आपको प्रोग्रेस कर रहा है। अब इसमें क्या आया कि डिजीज प्रोग्रेशन भी है और इसके साथ साथ आपका फंक्शनल डिक्लाइन भी हो रहा है शुरुआत से ही, ठीक है, मतलब कि वॉकिंग नहीं हो पाएगा, बैलेंसिंग बॉडी का अपना नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी भी पेशेंट को एक्सपीरियंस करता है और इसमें रिलैप्सेस नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब एक बार हो गया बस बार बार नहीं आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये 40 साल के बाद ही ये तरह का MS जो है वो 40 साल के बाद ही वो अफेक्ट करता है। और जितने पेशेंट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें 10% पेशेंट ही ऐसे हैं जिनको प्राइमरी प्रोग्रेसिव MS है, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट टाइप जो है आपका प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग MS, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे डिटोरिएशन होने लगता है शुरुआत से ही, सिमिलर टू PPMS, मतलब कि क्या होगा, डिजीज प्रोग्रेशन भी होगा, साथ ही साथ स्टडी फंक्शनल डिक्लाइन भी होगा, लेकिन इसमें क्या है कि बार बार ओकेजनल एक्यूट अटैक्स आने लगेंगे, मतलब इसमें रिलैप्सेस बार बार आएंगे। जैसे कि तीसरा में इसमें आपका क्या था, रिलैप्सेस जो वो बार बार नहीं आ रहे थे, एक बार आकर के बस वो खत्म हो गए, ठीक है, बस वो एक बार आकर के रुक गया, अब वही आपका डिजीज प्रोग्रेस होता चला जा रहा है। इसमें क्या है, 4 में देखिए कितना खतरनाक है कि आपका PPMS के अलावा PPMS के जैसा ही वो क्या हो रहा है कि सारा चीज़ तो वैसा ही हो रहा है, ठीक है, डिजीज प्रोग्रेशन भी हो रहा है, फंक्शनल डिक्लाइन भी हो रहा है, मतलब चलने फिरने में भी असमर्थ है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपका बार बार ओकेजनल एक्यूट अटैक्स भी आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, और जो दो अटैक के बीच का जो इंटरवल है, जैसे कि मान लीजिए कि पहला अटैक हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा अटैक हुआ, तो दूसरा अटैक जो होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है और उसमें डिजीज प्रोग्रेस देखने को मिलता है क्योंकि रिकवरी तो कंप्लीट होता नहीं है इसमें, ठीक है।
अब आ जाइए आप लोग सिम्टम्स में, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट इसमें ये रह गया कि ये बस 5% पेशेंट को ही अफेक्ट करता है जिनको एमएस का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए सिम्टम्स में। तो अर्ली सिम्टम्स में आपको माइनर विजुअल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं और पैरेस्थीसिस देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पैरेस्थीसिस ही बाद में आपका नंबनेस में हो सकता है कि चेंज हो, वीकनेस हो जाए और फटीग हो जाए। लेकिन जो शुरुआत के जो सिम्टम्स हैं उसमें आपको विजुअल डिस्टर्बेंस ही देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम्स है सेंसरी सिम्टम्स। इसमें आ जाएगा आपका हाइपोस्थेसिया, नंबनेस और पारास्थेसिया, ठीक है। दूसरा सिम्टम आ गया आपका पेन। इसमें बेसिकली आपका पैरोक्सिमल लिम्ब पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। डिसस्थीसियस, हेडेक, ऑप्टिक और ट्राइजेमिनल न्यूराइटिस। और इसी में एक साइन होता है लर्मिट्स साइन। इसमें बेसिकली जब हम लोग नेक को फ्लेक्शन वाले पोजीशन में रखते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्शन जैसे ही करते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक लाइक सेंसेशन जो है वो फील होता है, ठीक है। इसी को हम लोग लर्मिट साइन कह देते हैं। इसी में आ जाएगा आपका पेन में हाइपरपाथिया। इसको हम लोग कह देंगे पेन का जो सेंसिटिविटी लेवल होता है हमारे बॉडी का वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसको देखने का ये भी मिल सकता है कि क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन देखने को मिले, ठीक है। अब आ जाइए आपका विजुअल सिम्टम्स में। इसमें आ जाएगा आपका ब्लड या फिर डबल विजन, जैसे कि डिप्लोपिया, लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, स्कॉटमा हो सकता है, निस्टैग्मस हो सकता है, या फिर लेटरल गेज पाल्सी देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग कॉग्निटिव सिम्टम में। इसमें आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, डिमिनिश्ड वर्बल फ्लुएंसी, ठीक है। उसके अलावा डिमिनिश्ड अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, डिमिनिश्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जिसमें कि आपका आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, तो ये सब सारी चीज़ें आपके रिड्यूस हो जाएंगी। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है आपका डिमिनिश्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डिमिनिश्ड विजुअल स्पाटियल एबिलिटीज, ओके। अब आ जाइए आपका फिफ्थ सिम्टम, वो है आपका मोटर सिम्टम। इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका मसल स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस, ये सब सारा रिड्यूस हो जाएगा। पैरासिस देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलेगा, स्पाज्म और स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगा। रेंज ऑफ मोशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो देखिए जब इतना सारा चीज़ होगा तो क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग भी तो आपका डिक्रीज हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा मोटर सिम्टम्स में ही आ जाएगा आपका एबनॉर्मल पोस्चर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस का, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिल सकता है अटैक्सिया। अटैक्सिया को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग कि अटैक्सिया इज बेसिकली अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट एंड डिसमेट्रिया, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट एंड डिसमेट्रिया, डिससिनर्जिया और डिसडायाडेकोकाइनेशिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अटैक्सिया में देखने को मिलती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के साथ साथ डिसमेट्रिया, डिससिनर्जिया और डिसडाइडोकोकाइनेशिया, ठीक है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस सिम्टम्स में ही पोस्चरल और इंटेंशन ट्रेमर देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रंक के मसल में वीकनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ हाइपोटोनिया आपको देखने को मिलता है। और कभी कभी जब ज़्यादा सीवियर ट्रिमर होगा तो उसके कारण जो है आपका लॉस ऑफ एडियल भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए ट्रिमर जो होता है वो स्ट्रेस के दौरान हो सकता है कि इंक्रीज कर जाए, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, एक्साइटमेंट में। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी आ गई सिम्टम्स में। आगे है आपका गेट एंड मोबिलिटी सिम्टम। इसमें क्या है कि बेसिकली वीक मसल तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि मसल जो है वीक हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, ठीक है। तो वीक मसल्स, फटीग, स्पास्टिसिटी, इम्पेयर्ड बैलेंस, impaired sensation, impaired visual problems and ataxia can lead to abnormal gait। तो abnormal gait तो होगा, लेकिन उसके पीछे कारण क्या क्या है, उसके कारण बहुत सारा है। वीक मसल, फटीग, स्पास्टिसिटी, impaired बैलेंस, impaired सेंसेशन, impaired विजुअल सेंसेशन और अटैक्सिया। इसके अलावा पेशेंट में स्टैजरिंग देखने को मिलेगा, स्टेप्स में भी होगा आपका, एक इवन स्टेप्स नहीं होगा, अनइवन होगा। फुट का प्लेसमेंट जो होगा वो काफ़ी अबनॉर्मल होगा, ठीक है। और अनकोऑर्डिनेटेड फुट का प्लेसमेंट होगा, मतलब कि एक लाइन में नहीं जाकर के हो सकता है एक पाँव इधर कहीं बहक जाए, एक पाँव उधर चला जाए चलते वक्त, ठीक है। अबनॉर्मल फुट प्लेसमेंट एंड अबनॉर्मल लिम्ब मूवमेंट, ठीक है। तो लिम्ब मूवमेंट अबनॉर्मल होने का क्या मतलब है, आपको पता है कि स्टांस फेज में कैसे कैसे कौन कौन सा जॉइंट आपका मूव करता है, कौन कौन सा लिम्ब किस तरह से मूव करता है। तो अगर मान लीजिए वो ऐसा नहीं मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे कि लिम्ब का देयर इज एबनॉर्मल मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए सीवियर लोअर लिम्ब एक्सटेंसर स्पास्टिसिटी में प्रोड्यूस सीजरिंग गेट पैटर्न। तो सीजरिंग गेट पैटर्न इसमें देखने को मिल सकता है अगर
बहुत ही ज़्यादा स्पास्टिसिटी है कौन से मसल में, लोअर लिम्ब एक्सटेंसर मसल्स में, ठीक है। अब आ जाइए स्पीच एंड स्वॉलोइंग सिम्टम्स में। तो स्पीच प्रॉब्लम्स ड्यू टू वीक मसल्स, स्पास्टिसिटी, ट्रेमर और अटैक्सिया, ठीक है। तो स्पीच प्रॉब्लम्स किस किस कारण से आएगा, वीक मसल्स के कारण आएगा, स्पास्टिसिटी के कारण आएगा, ट्रेमर के कारण आ सकता है और अटैक्सिया के कारण आ सकता है। इसमें आपको दो तरह का देखने को मिलेगा, एक है आपका डिसआर्थरिया और दूसरा है आपका डिस्फोनिया। एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। डिसआर्थरिया में क्या होगा, स्लर्ड और पुअर आर्टिकुलेटेड स्पीच विथ लो वॉल्यूम एंड स्लो रेट। इसमें क्या होगा, आपका स्लर्ड और पुअर स्पीच देखने को मिलेगा, जिसमें आपका पेशेंट का जो स्पीच का जो वॉइस होगा वो काफ़ी लो होगा और वो धीरे धीरे बोलेगा, ठीक है। डिस्फोनिया में क्या होगा, वोकल क्वालिटी ही आपका चेंज देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका हार्शनेस ऑफ वॉइस या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या फिर हाइपर नेजल साउंड्स, ऐसा कुछ आपको आवाज़ आएगी। इसके अलावा जो आपका टंग है उसका भी पुअर कोऑर्डिनेशन होने के कारण और ओरल मसल्स का पुअर कोऑर्डिनेशन होने के कारण स्वॉलिंग में भी डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। अब अगर हम लोग स्वॉलिंग डिफिकल्टी के बारे में बात करें, स्वॉलिंग इश्यूज़ के बारे में बात करें, तो कौन कौन सी डिफिकल्टी आएगी। सबसे पहला है आपका डिस्फेजिया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने शुरुआत में जो आपका स्पीच वाले में मैंने क्या कहा था, डिसआर्थरिया और डिस्फोनिया, ठीक है। अब मैं स्वॉलोइंग के बारे में बात कर रहा हूँ। स्वॉलोइंग का सबसे पहला जो सिम्टम है वो है आपका डिस्फेजिया, दूसरा है आपका डिफिकल्टी इन च्यूइंग फूड, ठीक है। मेंटेनिंग लिप सील, मतलब कि लिप को क्लोज करके पेशेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इनेबिलिटी टू स्वॉलो फूड, पेशेंट जो है वो खाना को गले के अंदर निवाला जा नहीं पाएगा उसका, ठीक है। और स्पिटिंग या कफिंग देखने को मिलेगा आपको ड्यूरिंग या फिर आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के दौरान या फिर खाना खाने के बाद, ठीक है। अच्छा, इसमें नोट में मैंने एक पॉइंट लिखा था, ठीक है, एस्पिरेशन निमोनिया इज अ कॉम्प्लिकेशन दैट कैन डेवलप इफ फूड और लिक्विड आर इनहेल्ड इनटू ट्रैकिया। अब देखिए, एस्पिरेशन निमोनिया होने का चांसेस होता है ऐसे पेशेंट को, क्योंकि वो स्वॉलो तो कर नहीं पा रहा अच्छे से, तो देयर इज अ चांस कि उसका जो फूड है वो ट्रैकिया में चला जाए, ठीक है। तो अब अगर वैसा होगा तो एस्पिरेशन निमोनिया का केस आपको देखने को मिल सकता है। अब आ जाइए हम लोग लास्ट सिम्टम्स, वो है आपका साइकोलॉजिकल। इसमें सबसे पहला है आपका डिप्रेशन। डिप्रेशन में ही आएगा आपका फीलिंग ऑफ होपलेसनेस और डिस्पेयर, डिमिनिश्ड इंटरेस्ट, मतलब काम करने में इंटरेस्ट जो है वो घट जाएगा, या फिर जो कोई एक्टिविटी करने में आपको खुशी मिलती है वो भी आपको धीरे धीरे खत्म होगा, ठीक है। चेंज इन एपेटाइट एंड वेट लॉस भी देखने को मिलेगा, भूख कम लगेगा। इंसोम्निया या फिर हाइपर इंसोम्निया होगा। इंसोम्निया में तो रात में नींद नहीं आता है, पर इंसोम्निया में भी दिन में भी नहीं सोएगा, ठीक है। इसके अलावा लेथार्जी या फिर फटीग, ठीक है, फटीग या फिर लॉस ऑफ एनर्जी, ये भी देखने को मिल सकता है। कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर है वो भी डिक्रीज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बार बार थॉट आएंगे उसको डेथ या फिर सुसाइड के, ठीक है। तो सबसे पहला तो था आपका डिप्रेशन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में, ठीक है। अब दूसरा हम लोग बात कर लें तो दूसरा है आपका एंग्जाइटी, फिर आता है आपका डिनाइल, फिर है आपका एंगर, एग्रेशन, डिपेंडेंसी, चेंज ऑफ मूड, फीलिंग्स या फिर इमोशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। और फिर स्यूडो बल्बर इफेक्ट। अब स्यूडो बल्बर इफेक्ट क्या है, इसको हम लोग इनवॉलंटरी इमोशनल एक्सप्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं या फिर इमोशनल इनकॉन्टिनेंस भी देखने को कहते हैं। इसमें बेसिकली आपका एक सडन और बिना किसी प्रेडिक्ट का, जैसे कि सडन और अनप्रिडिक्टेबल एपिसोड्स ऑफ क्राइम, मतलब पेशेंट कभी भी अचानक रो रहा है, फिर अचानक तुरंत हंसने लगेगा, या फिर अचानक हो सकता है तुरंत से खुश हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो देयर इज सडन एंड अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, एपिसोड्स ऑफ क्राइम और लाफिंग और अदर इमोशनल डिस्प्लेस। इसके अलावा जो यूफोरिया है, यूफोरिया मतलब ज़्यादा खुश हो जाना, ठीक है, यूफोरिया भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकता है, ठीक। अगला सिम्टम्स आता है आपका, अच्छा अगला सिम्टम भी है इसमें, अगला सिम्टम है आपका ब्लैडर सिम्टम, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको स्मॉल या फिर स्पास्टिक ब्लैडर भी देखने को मिल सकता है, जिसमें कि यूरिन का स्टोर होगा, वो स्टोरेज जो होता है आपके ब्लैडर में वो आपका स्टोर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। या फिर आपको बिग या फिर फ्लैसिड ब्लैडर भी देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आपका यूरिन स्टोर तो हो जाता है लेकिन एम्प्टी नहीं हो पाता है, ठीक है। तीसरा आता है आपका डिससिनर्जिक ब्लैडर, ठीक है। इसको हम लोग कह देते हैं इनकोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन एंड स्फिंक्टर रिलैक्सेशन, मतलब कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन और ब्लैडर रिलैक्सेशन के बीच का इनकोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी में इंक्लूड और भी है आपका कि यूरिन अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी,
हेजिटेंट इन स्टार्टिंग यूरिनेशन, नॉक्चूरिया, ड्रिबलिंग, इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें डिससिनर्जिक ब्लैडर में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है या फिर जो किडनी डैमेज का जो चांसेस है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं बाउल सिम्टम के बारे में। तो बाउल सिम्टम में ही आएगा आपका कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू स्पास्टिसिटी ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल। अब देखिए स्पास्टिसिटी तो हम लोगों को देखने को मिल ही रहा था, सिम्टम्स हम लोगों ने बात किया था मोटर वाला सिम्टम्स में। तो पेल्विक फ्लोर का जब स्पास्टिसिटी हो जाएगा तो हम लोगों को पेशेंट में जो है पेशेंट वो कंप्लेन करेगा कि वो कॉन्स्टिपेशन भी उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका मेन जो है वो है आपका कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू स्पास्टिसिटी ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल। इनएक्टिविटी, अब पेशेंट अगर एक्टिव ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है खाना अच्छे से पचेगा नहीं, ठीक है। और फ्लूइड इनटेक अगर ज़्यादा नहीं लेगा तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। तो ये सब सारा चीज़ आएगा आपका बाउल सिम्टम्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका डायरिया एंड इनकॉन्टिनेंस ड्यू टू लॉस इन रेक्टल कंट्रोल और स्फिंक्चर एबनॉर्मैलिटी, ठीक है। तो डायरिया या फिर इनकॉन्टिनेंस भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों? रेक्टल कंट्रोल आपका नहीं रहता है और या फिर स्फिंक्चर एबनॉर्मैलिटी के कारण, ठीक है। तो ड्यू टू लॉस इन रेक्टल कंट्रोल और स्फिंक्चर एबनॉर्मैलिटी डायरिया एंड इनकॉन्टिनेंस इज सीन। लास्ट है आपका लास्ट है आपका सेक्सुअल सिम्टम्स। सेक्सुअल सिम्टम्स में आ जाएगा आपका इम्पोटेंसी, डिक्रीज्ड लिबिडो, impaired ability to achieve orgasm, vaginal dryness, inability to ejaculate, ठीक है। inability to ejaculate आपका इसलिए होगा क्योंकि स्पास्टिसिटी है आपका प्रेजेंट, ठीक है। अनकंट्रोलेबल स्पास्म, ठीक है, पेन, वीकनेस और फटीग, तो इन सब के कारण देयर इज इनएबिलिटी टू इजैकुलेट। इसके अलावा ब्लैडर और बाउल इनकॉन्टिनेंस भी एक तरह का इसमें फैक्टर है और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए इसमें जो पैटर्न ऑफ सिम्टम्स जो हैं, जो एमएस के जो पेशेंट होते हैं ना, वो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्सन को ये वाला सिम्टम आया तो सेम सिम्टम्स ही दूसरे को आया, हो सकता है कि उसको दूसरा सिम्टम आएगा, ठीक है। तो ये सब सारे सिम्टम्स को मैंने बात कर लिया है, सिम्टम्स इन्हीं में से एक होगा, ठीक है। और जो पहला सिम्टम्स होता है वो यूजुअली विजुअल होगा और सेंसरी होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो देखिए डायग्नोसिस का जो मेथड है वो तो 3 ही है, एक है एमआरआई, दूसरा है आपका इवोक्ड पोटेंशियल और तीसरा है आपका लंबर पंचर विद सीएसएफ एनालिसिस, ठीक है। बट इसमें यह ध्यान देने वाला बात यह है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो डैमेज होता है वो एटलीस्ट 2 सेपरेट एरिया में होना चाहिए सीएनएस में, ठीक है। और 2 जो डैमेज जो हो रहा है उनके बीच का जो गैप होना चाहिए वो बेसिकली 1 मंथ का तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका एमएस जो है वो कंफर्म्ड होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल थेरेपी असेसमेंट के बारे में। तो फिजिकल थेरेपी असेसमेंट में सबसे पहला पॉइंट है आपका हिस्ट्री। इसमें आ जाएगा आपका फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री या फिर सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा एज, सेक्स, एजुकेशन, सोशल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशन, वर्क इन्वायरमेंट, हैंड डोमिनेंस, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की थी आपका जनरल असेसमेंट, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं शॉर्ट में इसको लेकर के जा रहा हूँ, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बात किया है, ठीक है, कि जनरल असेसमेंट हम लोग कैसे करते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में। इसके अलावा जो हेल्थ का स्टेटस है, जैसे कि फिजिकल हेल्थ कैसा है, साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसा है, सोशल हेल्थ कैसा है, पेशेंट का चीफ कंप्लेंट क्या है, मेडिकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, मेडिकल लैब रिजल्ट्स, फंक्शनल स्टेटस एंड एक्टिविटी। अगर मैं दूसरा पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो वो आता है आपका सिस्टम्स रिव्यू, जिसमें कि पेशेंट का हम लोग जो मल्टीपल सिस्टम्स है, जैसे कि न्यूरोमस्कुलर सिस्टम्स हो गया, उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स हो गया, उसका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स हो गया और इंटेगुमेंटरी सिस्टम हो गया, तो ये सब सारा हम लोग असेस करते हैं, चेक करते हैं कि उसमें किस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टेस्ट और मेजरमेंट, जिसमें कि सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका कॉग्निशन टेस्ट। इसमें बेसिकली हम लोग असेस करते हैं पेशेंट के मेमोरी, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, कंसेप्चुअल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वो आता है आपका अफेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन, जिसमें कि पेशेंट का हम लोग इमोशनल स्टेबिलिटी एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा इमोशनल एबिलिटी को चेक करते हैं, यूफोरिया तो नहीं है, मतलब कि ये सब कंडीशंस का नाम है, यूफोरिया या फिर इमोशनल डिसरेगुलेशन या फिर डिप्रेशन, ये सब का प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, ठीक है। उसके बाद पेशेंट का लेवल ऑफ स्ट्रेस या एंग्जाइटी या फिर स्लीप, किसी तरह का स्लीप डिसऑर्डर, तो ये सब सारा तरह का अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है तो वो हम लोग नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तीसरा आता है आपका सेंसेशन। सेंसेशन में हम लोग यूज़ करते हैं
नॉटिंघम सेंसरी असेसमेंट या फिर गाइज न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इससे हम लोग सेंसेशन को असेस करते हैं, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इससे हम लोग सेंसेशन को असेस करते हैं। चौथा पॉइंट आता है आपका पेन। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कोई किसी भी तरह का एक्यूट या पैरोक्सिमल पेन हम लोग सिम्टम में भी बात किए थे, ठीक है। लर्मिथ्स साइन या फिर डिसेस्थीसियस, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का क्रॉनिक पेन तो नहीं है मूवमेंट करने के दौरान, ठीक है, या फिर मूवमेंट नहीं भी करते हैं तो, ठीक है। और एनी काइंड ऑफ न्यूरोपैथिक पेन, इसको भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फिर आता है आपका विजुअल एक्टिविटी। इसमें हम लोग विजुअल एक्टिविटी में हम लोग ये सारा नाम है, ठीक है, जैसे कि एक्विटी, ट्रैकिंग, एकोमोडेशन, तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं। किसी भी तरह का विजुअल डेफिसिट जैसे कि ब्लड विजन हो गया, फील्ड डिफेक्ट्स हो गया, डिप्लोपिया हो गया, ये सब सारी चीज़ों को एग्जामिन करते हैं। फिर आता है आपका क्रेनियल नर्व इंटेग्रिटी। हम लोगों ने जनरल असेसमेंट जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि हर एक जो 12th ऑल टोटल 12 क्रेनियल नर्व होता है उन सभी का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो उन सारे को चेक करते हैं। अब इसमें बेसिकली अब देखिए सिम्टम वाइज भी डिपेंड करता है। अब क्रेनियल नर्व 12 का 12 सब पेशेंट में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, एक तो विजुअल प्रॉब्लम तो वो कन्फर्म आता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग चेक करेंगे प्रेजेंस ऑफ डेफिसिट सच एज ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, ऑक्यूलोमोटर डिसकंट्रोल, डिस्फेजिया, इम्पेयर्ड गैग रिफ्लेक्स, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, तो ये सब सारी चीज़ों को चेक करते हैं, ठीक है। तो डिस्फेजिया हम लोग पढ़े थे किसमें, अभी थोड़ा देर पहले ही देखे थे, स्वॉलोइंग में, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर आई से रिलेटेड है, ऑप्टिक न्यूराइटिक, ये सब सारी चीज़ें आई से रिलेटेड है। तो उसी नर्व को एग्जामिन करेंगे जो कि सिम्टम बेस्ड जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का रेंज ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग पैसिव रेंज ऑफ मोशन और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन दोनों को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मसल स्ट्रेंथ, जो कि हम लोग एमएमटी या फिर डायनेमोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मसल फैटिग। इसमें हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और सीवियरिटी, ये सब सारी चीज़ें हम लोग फटीग का चेक करते हैं। और इसमें हम लोग जिस स्केल का यूज़ करते हैं उस स्केल का नाम है आपका मॉडिफाइड फैटिग इम्पैक्ट स्केल, ठीक है। फिर आता है आपका टेम्परेचर सेंसिटिविटी। टेम्परेचर सेंसिटिविटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन फटीग एंड वीकनेस शुड बी एग्जामिन, ठीक है। तो टेम्परेचर का फटीग के ऊपर क्या किस तरह का इफेक्ट है, ठीक है, और वीकनेस के ऊपर किस तरह का इफेक्ट है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। इसमें जो थर्मोमीटर का हम लोग चेक करते हैं वो थर्मोमीटर का नाम है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, आर यूज्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज। मतलब कि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज करने के पहले, उसके दौरान और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं टेम्परेचर को कि कितना इंक्रीज हो रहा है, किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बार बार इसको बार बार चेक करना होता है, ठीक है, कि दिन भर का एक डेटा निकाल लिए एक, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन में बेसिकली हम लोग चेक करते हैं पैरासिस के लिए, स्पास्टिसिटी के लिए, बबिन्स्की साइन जो कि पॉजिटिव मिलता है, स्पाज्म को असेस करते हैं कि वो फ्लेक्सर में प्रेजेंट है या फिर एक्सटेंसर मसल्स में प्रेजेंट है। इसमें जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो हाइपर एक्टिव होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग पेशेंट में चेक करते हैं कि सेरेबेलर साइंस तो प्रेजेंट नहीं है। अब सेरेबेलर साइंस कौन कौन सा हो गया, पहला है आपका अटैक्सिया, दूसरा है आपका इंटेंशनल ट्रिमर, तीसरा है आपका निस्टैग्मस और चौथा है आपका डिसार्थ्रिया, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रेजेंस ऑफ वेस्टिब्युलर डिस्फंक्शन। पेशेंट में हम लोग ये भी चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि वेस्टिब्युलर डिस्फंक्शन तो प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि डिजीनेस, वर्टिगो, निस्टैग्मस, ब्लड विजन, हेड एंड बॉडी मूवमेंट और पोस्चर इम्बैलेंस। तो दीज आर द वेस्टिब्युलर डिस्फंक्शन सिम्टम्स, ओके। उसके बाद अच्छा एक पॉइंट इसमें ये है कि स्पास्टिसिटी को हम लोग जो चेक करते हैं ना, वो हम लोग असेस करते हैं, वो जो जिस टूल का नाम है आपका, जिस स्केल का नाम है आपका मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं पोस्चर के बारे में। तो पोस्चर दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। पोस्चर के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है जो कि आपको एक्सरसाइज थेरेपी वाला प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँ, ठीक है। उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की है कि पोस्चर को किस तरह से असेस किया जाए, एक जो गुड पोस्चर होता है वो किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है, ठीक है। तो पोस्चर दो तरीके का होता है, वो दोनों पोस्चर को हम लोग असेस करेंगे और डिफरेंट पोजीशन में असेस करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि स्टैटिक एंड डायनामिक पोस्चर कंट्रोल इन वेरियस डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, शुड बी एग्जामिन्ड। इसके अलावा जितने भी तरह का पोस्चरल एबनॉर्मैलिटी आप देख रहे हैं पेशेंट में या फिर पोस्चरल ट्रेमर जो आप देख रहे हैं, उन सब सारी चीज़ें आप लोगों को नोट डाउन करनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैलेंस, गेट और लोकोमोशन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैलेंस के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे गेट या फिर लोकोमोशन के बारे में, ठीक है। तो बैलेंस भी दो तरह का होता है, एक होता है आपका स्टैटिक बैलेंस, एक होता है आपका डायनेमिक बैलेंस। तो दोनों बैलेंस का आपको लोगों को
एग्जामिन करना है। अब दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि इसमें कई सारे क्लिनिकल टेस्ट होते हैं ताकि ये पता चल सके कि बैलेंस उनका ठीक है या नहीं है। तो जो सबसे पहला टेस्ट है उसका नाम है आपका डायनेमिक पोस्चुरोग्राफी, ठीक है। दूसरा जो स्केल है उसका नाम है आपका बर्ग बैलेंस स्केल, ठीक है। तीसरा स्केल है वो है आपका टीनेटी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोबिलिटी एग्जाम, और जो सबसे लास्ट वाला है वो है आपका बैलेंस इवैल्यूएशन सिस्टम टेस्ट, ठीक है। अब आ जाइए, पहला तो हो गया, बैलेंस वाला बात तो हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग गेट के बारे में, ठीक है। तो गेट के जितने भी पैरामीटर्स हैं ना, उन सभी चीज़ों को हम लोग एग्जामिन करेंगे। कौन कौन से पैरामीटर आते हैं? स्टेप लेंथ हो गया, स्ट्राइड लेंथ हो गया, कैडेंस हो गया, ठीक है। आपका जो स्विंग वाला जो फेज़ है, स्टैंस वाला जो फेज है, हील स्ट्राइक है, तो वो जितने भी तरह के पैरामीटर्स है, जितने भी तरह के फेजेस हैं, सबको हम लोग एग्जामिन करेंगे, ठीक है। गेट के भी बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, वो भी आपको मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट में अलग से सेव करके रखा है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ टेस्ट आते हैं। पहला जो है आपका वो है आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट। दूसरा जो है आपका वो है आपका डायनेमिक गेट इंडेक्स। तीसरा आता है आपका एम्बुलेशन इंडेक्स, और चौथा आता है आपका द रिवरमेड विजुअल गेट एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा गेट में ही हम लोग, जैसे कि पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा गेट के बारे में कि जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उन सभी को एग्जामिन करेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने जाना कि किस किस तरह के टेस्ट होते हैं। तीसरा इसमें असेसमेंट वाला ये है कि किसी भी तरह का ऑर्थोटिक्स पेशेंट में है और किसी भी तरह का असिस्टिव डिवाइस है, उन सभी को ऑब्जर्व करेंगे और उन सभी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे असेसमेंट में ही। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, एरोबिक कैपेसिटी एंड इंड्योरेंस। इसमें हम लोग जितने भी तरह का वाइटल साइंस होते हैं सभी को एग्जामिन करेंगे, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, ठीक है। सारी चीज़ों को देखेंगे, ब्रीदिंग पैटर्न देखेंगे कि वो अब नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल तो है, तो ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें भी 2 स्केल का नाम आता है। पहला स्केल है आपका रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन स्केल, और दूसरा है आपका डिज्निया स्केल, ठीक है। फिर आता है आपका स्किन इंटेग्रिटी एंड कंडीशन। स्किन के कंडीशन को हम लोग असेस करते हैं कि स्किन पे ज़्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो स्ट्रोक में हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा था प्रेशर सोर के बारे में, ठीक है, तो उसी तरह का प्रेशर सोर हो सकता है इसमें भी डेवलप हो जाए। स्किन में किसी भी तरह का इनसेंसिटिविटी तो नहीं है, स्किन में सेंसेशन तो है। जैसे कि मान लो स्किन में आप टच कर रहे हैं तो पेशेंट आपको कह रहा है कि हाँ हमको फील हो रहा है कि आपका स्किन जो है वो मेरे से टच हो रहा है। किसी भी तरह का ब्रूजेस तो नहीं है, किसी भी तरह का ब्रेकडाउन तो नहीं है, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग असेस करेंगे, ठीक है। फिर आ जाइए हम लोग फंक्शनल स्टेटस, जिसमें कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को असेस किया जाता है। फिर आ जाइए हम लोग इन्वायरमेंट को देखते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में एक्चुअली सवाल पूछते हैं कि होम इन्वायरमेंट कैसा है, कम्युनिटी इन्वायरमेंट कैसा है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे फिजिकल स्पेस कितना है, मतलब कि चलने फिरने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, और सेफ्टी तो है या नहीं, तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं इन्वायरमेंट में। फिर जो लास्ट वाला जो आपका पॉइंट है वो है आपका जनरल हेल्थ मेजर। अब इसमें कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। किस तरह के इंस्ट्रूमेंट? तो इंस्ट्रूमेंट विच इन्वॉल्व्स सेल्फ रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ लिमिटेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि पेशेंट का जो पेशेंट को कितना अपना लिमिटेशंस के बारे में पता है या नहीं, या पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, उसका एक रिपोर्ट आपको मिल जाएगा उससे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसी में से इंस्ट्रूमेंट का नाम है आपका सिकनेस इम्पैक्ट प्रोफाइल, एग्जामिनेशन ऑफ मोटर एंड प्रोसेस स्किल्स, ठीक है। फिर आ जाता है आपका हेल्थ स्टेटस क्वेश्चनर। ये सब सारे आपके जनरल हेल्थ मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, अभी मैंने बात की थी ना कि पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है और पेशेंट को अपना लिमिटेशंस पता है या नहीं, ये सब सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रूमेंट से पता चलती हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम लोग किस किस चीज़ों को देखेंगे? फिजिकल और सोशल फंक्शन, जनरल हेल्थ एंड वाइटैलिटी, इमोशनल वेलबींग, बॉडी पेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये तो हुआ नॉर्मल या हेल्थ मेजर ओवरऑल, ठीक है, जनरल हेल्थ मेजर ओवरऑल सारे कंडीशंस के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, तो उसके लिए कुछ खास स्पेसिफिक मेजर्स होते हैं, उसका नाम हम लोग अब जान लेते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं आपके सबसे पहले एक्सपैंडेड डिसेबिलिटी स्टेटस स्केल फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दूसरा आता है आपका मिनिमम रिकॉर्ड ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तीसरा आता है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस फंक्शनल कंपोजिट। चौथा आता है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्वालिटी ऑफ लाइफ 54। फिर आता है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्वेंटरी, एंड लास्ट 2 आर फंक्शनल एग्जामिनेशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस इम्पैक्ट स्केल। तो ये सब सारा था मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए स्पेसिफिक मेजर्स। इसके अलावा हम लोगों ने बात की ओवरऑल बेसिक वाला जो सारे डिजीज़ के लिए होता है, वो था आपका सिकनेस इम्पैक्ट प्रोफाइल,
एग्जामिनेशन ऑफ मोटर एंड प्रोसेस स्किल्स, हेल्थ स्टेटस क्वेश्चनर। तो ये सब आपका जनरल हेल्थ मेजर, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया कि जनरल हेल्थ मेजर्स आपका क्या होता है। तो इसमें बेसिकली आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका एक सेल्फ रिपोर्ट आपको एक जनरेट करके दे देगा, मतलब बता देगा जनरेट क्या करना है उसमें, कि उससे पता चलता है आपका कि पेशेंट का उसके अपने लिमिटेशंस के प्रति कैसा परसेप्शन है और उस पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व सेल्फ रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ लिमिटेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं गोल्स या फिर एम के बारे में, ठीक है। तो देखिए गोल कह लीजिए या फिर एम कह लीजिए, ठीक है, इसमें आपको स्पेसिफिकली कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी सिम्टम्स हैं उसी को ठीक करना आपका गोल या फिर एम है, ठीक है। बट फिर भी 2-4-5 पॉइंट हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि रिड्यूसिंग डिजेबिलिटी एसोसिएटेड विद इलनेस, इलनेस के साथ साथ जो डिजेबिलिटी है उसको भी हम लोगों को रिड्यूस करना है। पेशेंट को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि हाँ मेरा जो स्टेटस है वो ठीक हो रहा है। हेल्थ का स्टेटस और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको भी इम्प्रूव करना है आपको। साथ ही साथ पेशेंट जो है वो फिजिकल एक्शन, ठीक है, टास्क या फिर किसी भी तरह का एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है अच्छे से, उसको आप लोगों को इन्हांस करना है। इम्पेयरमेंट्स जितने भी तरह के हैं इंक्लूडिंग आपका पोस्चर, रेंज ऑफ मोशन, स्पास्टिसिटी, मसल स्ट्रेंथ, गेट, ये सब जितने इस तरह के जितने भी इम्पेयरमेंट्स होंगे उन सभी इम्पेयरमेंट्स को रिड्यूस करना है। और साथ ही साथ पेशेंट को खास करके इलनेस के बारे में एजुकेट करना है कि ये बीमारी में आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ताकि वो उसका माइंड मेकअप हो सके कि हमको अब इस तरह से अपना लाइफ को लेकर के चलना है, ठीक है। तो ये था आपका एम। अब हम लोग बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग बारी बारी से हम लोग डिटेल करते हुए चले जाते हैं। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट है आपका मैनेजमेंट ऑफ सेंसरी डेफिसिट्स एंड स्किन केयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैनेजमेंट ऑफ स्किन केयर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है ये बेसिकली ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैं अभी बात कर रहा हूँ स्किन केयर में, ये सारे एडवाइसेज हैं जो आपको पेशेंट को देने हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका स्किन को क्लीन एंड ड्राई रखना है। स्किन को हमेशा इंस्पेक्ट करते रहना है, ऑब्जर्व करता रहना है, स्पेशली बोनी एरियाज़ वाले स्किन पे, क्योंकि वहाँ पे रेडनेस होने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं। क्लॉथिंग, जो कपड़े पहनेंगे पेशेंट, उनसे एडवाइस करना है कि वो ब्रीदेबल यानी कि हवादार होना चाहिए और वो कंफर्टेबल होना चाहिए। खास करके पोजीशन को हमेशा हर 2 घंटे में चेंज करते रहना है, या फिर प्रेशर रिलीविंग डिवाइस को यूज़ करना है ताकि प्रेशर सोर्स से बचा जा सके। साथ ही साथ रिच न्यूट्रिटिव डाइट लेना है और ढेर सारा फ्लूइड इनटेक लेना है, ठीक है। और ऐसी एक्टिविटीज़ से जिससे कि आपका बॉडी इंजरी हो सकता है, वैसे एक्टिविटीज़ से दूर रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ सेंसरी डेफिसिट्स के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ सेंसरी डेफिसिट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए सेंसेशन का पूरी तरह से लॉस हो गया है, ठीक है, तो वो अगर कोई एक खास तरह का सेंसेशन पूरी तरह से लॉस हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके कंपनसेशन में दूसरा सेंसेशन को थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंपनसेटरी ट्रेनिंग ऑफ सेंसरी डेफिसिट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट था इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ सेंसरी डेफिसिट। दूसरा पॉइंट है कंपनसेट फॉर सेंसरी लॉस, ताकि सेफ्टी बरकरार रह सके, ठीक है। अब देखिए जो कंपनसेटरी ट्रेनिंग ऑफ सेंसरी डेफिसिट है ना, ये आपका टोटली डिपेंड करता है उस सेंसेशन पे जो कम्प्लीटली ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपायोसेप्शन अगर मान लीजिए कि वो इम्बैलेंस को प्रोड्यूस कर रहा है आपके बॉडी में, ठीक है, तो क्या होगा, आपका फॉलिंग का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब प्रोपायोसेप्शन तो काम नहीं कर पा रहा है, तभी तो इम्बैलेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो चूंकि प्रोपायोसेप्शन काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे विजुअल कंपनसेशन टेक्निक्स, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रोपायोसेप्शन भी काम नहीं कर रहा है और उसका विजुअल सेंसेशन भी जो है वो भी पूरी तरह से डैमेज है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपका कंपनसेशन टेक्निक्स जो होगा उस वक्त काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कंपनसेटरी टेक्निक्स जो भी है, ठीक है, ये कंपनसेटरी ट्रेनिंग ऑफ सेंसरी डेफिसिट्स वाला ये जो ट्रेनिंग है ये तभी करवाना है जब एक ही तरह का एक ही सेंसेशन जो हो वो
खराब हो। अब एक से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख रखा है कि पेशेंट विद प्रोपायोसेप्टिव लॉस इम्पेयर्स द मूवमेंट कंट्रोल एंड मोटर लर्निंग, ठीक है। तो इसीलिए प्रोपायोसेप्टिव लॉस जिस पेशेंट में होता है उस पेशेंट में यूजुअली विज़न वाला कंपनसेटरी स्ट्रेटजीज़ को अपनाया जाता है, ठीक है। तभी आपका पेशेंट जो एक नॉर्मल काम वर्क कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रोपायोसेप्शन का ही एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ एग्जांपल को वापस से रिपीट कर रहा हूँ। व्हेन प्रोपायोसेप्शन प्रोड्यूसेस इम्बैलेंस देन देयर इज अ रिस्क ऑफ फॉलिंग, सो विजुअल कंपनसेशन टेक्निक्स आर परफॉर्म्ड, ठीक है। बट अब ये दूसरा पॉइंट आ गया कि मल्टीपल सेंसरी सिस्टम्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। बट इफ मल्टीपल सेंसरी सिस्टम्स आर इन्वॉल्व और लेट्स से विजन इज ऑल्सो इम्पेयर्ड, ठीक है, तो प्रोपायोसेप्शन भी इम्पेयर्ड हो गया, विजन भी इम्पेयर्ड हो गया, तो अब क्या होगा, सेंसरी कंपनसेटरी स्ट्रैटेजीज आर नॉट लाइकली टू बी सक्सेसफुल। तब ऐसा पॉसिबल है कि सेंसरी कंपनसेटरी स्ट्रैटेजीज जो है वो सक्सेसफुल ना हो, ठीक है। अब आ जाइए सेंसेसरी डेफिसिट्स को जिस पेशेंट में होगा उसको आपको और क्या एडवाइस करना है कि हमेशा अपने जो इन्वायरमेंट है, जैसे घर हो गया या वर्क हो गया, वहाँ पे हमेशा एडिक्वेट लाइटिंग होना चाहिए ताकि अच्छे से दिखे, खास करके कलर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आए कि कौन सा सामान कहाँ पे है और वो सामान किस तरह का है, ठीक है। वरना फिर ठोकरें खाते रहेंगे सामान के साथ साथ, ठीक है। साथ ही साथ पेशेंट को अवेयर करवाना है, पेशेंट को ऐसा कहना है कि आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप ज़्यादा काम अगर ना हो तो ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है या काम करना है, या फिर झूठ मूठ का कहीं पे भी कुछ भी, आप जैसे कि भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है जिससे चोट लग सके, ठीक है। साथ ही साथ उनको अपना केयर करना है, ठीक है। तो ये तो था पहला मैनेजमेंट। दूसरा है आपका मैनेजमेंट ऑफ पेन। इसमें आएगा आपका रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर स्ट्रेचिंग, मसाज, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इसके साथ साथ आता है आपका पोस्चरल करेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फॉल्टी मूवमेंट पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो था आपका पोस्चरल करेक्शन, यानी कि पोस्चरल को कैसे करेक्ट करना है वो सब सारी उसको सिखानी है। साथ ही साथ जो फॉल्टी मूवमेंट पैटर्न्स है उसको भी आप लोगों को ठीक करना है। उसके साथ साथ जो ऑर्थोटिक है या फिर कोई अदर तरह का डिवाइसेस है वो भी आप उसको दे सकते हैं ताकि उसके बॉडी का जो मैल अलाइनमेंट है और जो पेन है वो डिक्रीज हो सके। अगला पॉइंट है आपका स्टैबिंग पेन फ्रॉम लर्मिट्स साइन। लर्मिट्स साइन क्या था कि जब हम लोग हेड को फ्लेक्शन में करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक लाइक सेंसेशन का फीलिंग होता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग पेशेंट को सर्वाइकल कॉलर का एडवाइस देते हैं ताकि उसका जो फ्लेक्शन है उसको लिमिट किया जा सके। सर्वाइकल कॉलर क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है हेड के फ्लेक्शन को, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका हाइड्रोथेरेपी यूजिंग ल्यूक वार्म वाटर। तो हाइड्रोथेरेपी का भी यूज़ कर सकते हैं, बस यहाँ पे पानी को हल्का गुनगुना रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रेशर ग्लव्स का भी यूज़ करते हैं पेन के रिलीफ के लिए, और साथ ही साथ स्ट्रेस का मैनेजमेंट, ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, बायो फीडबैक, मेडिटेशन, ये सब भी सारे तरीके हैं किस पेन को रिड्यूस करने के, ठीक है। अब अगला आ जाइए एक्सरसाइज ट्रेनिंग। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। एक्सरसाइज से करने से क्या होगा, मसल का वीकनेस जो है वो धीरे धीरे खत्म होगा, मसल का एंड्योरेंस बढ़ने लगेगा, ठीक है, बॉडी का फंक्शन इम्प्रूव होगा, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आपके बॉडी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चेंजेस किस तरह का होगा, ये गुड चेंजेस होगा, बैड चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो डिसेबिलिटी होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपका घट जाएगा। साथ ही साथ आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इन्हांस होगा और मसल का पावर भी इम्प्रूव होगा। अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ बातें हैं जो कि आपको एक्सरसाइज करवाते वक्त आपके ध्यान में होना चाहिए, जैसे कि फटीग। तो एक्सरसाइज करवाते वक्त ऐसा पॉसिबल है कि पेशेंट को फटीग का प्रॉब्लम हो, ठीक है, स्पास्टिसिटी देखने को मिले, इनकोऑर्डिनेशन देखने को मिले, इम्पेयर्ड बैलेंस का प्रॉब्लम हो या फिर सेंसरी लॉस हो। तो अगर पेशेंट को ये सारी चीज़ें हैं तो आपको एक्सरसाइज उसी हिसाब से करवाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको विगरस एक्सरसाइजेस करवा देने हैं, ठीक है। अब आ जाइए आप इसी में, ठीक है, इसी में मतलब कि एक्सरसाइज ट्रेनिंग में ही सबसे पहला किस्म का एक्सरसाइज है वो है आपका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मतलब कि मसल को कैसे उसका स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है, उस टाइप का एक्सरसाइज। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि एक्सरसाइज सेशन शुड बी शेड्यूल्ड ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन को छोड़ करके अगला दिन करके करना है, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज सेशन को प्लान करना चाहिए ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रह सके और फटीग भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना करे,
ठीक है। और यूजुअली एक्सरसाइज तब करवाना है जब फटीग, मतलब कि ये यूजुअली मॉर्निंग में ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में फटीग सबसे कम लेवल पे रहता है, ठीक है। चलिए, दूसरा है आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अगर करवाना है तो उसमें आप लोग वेट मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं, फ्री या पुली का यूज़ कर सकते हैं, लेटेक्स रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ कर सकते हैं, आइसोकाइनेटिक मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग बेसिकली एक खास तरह का एक्सरसाइज है जहाँ पे अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में स्विच करते रहते हैं। मतलब एक बार अपर एक्सट्रीमिटी का एक्सरसाइज करवाए, फिर जो दूसरा एक्सरसाइज करवाएंगे वो लोअर एक्सट्रीमिटी का करवाएंगे। तो इस तरह से इसी को बोल देते हैं हम लोग सर्किट ट्रेनिंग, ठीक है। फिर जो दूसरा पॉइंट आता है कि सेशंस शुड इन्वॉल्व डिसकॉन्टिन्यूअस वर्क, केयरफुली बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज विद एडिक्वेट रेस्ट पीरियड। अब देखिए, पूरा मान लीजिए 1 घंटे का सेशन है या आधे घंटे का सेशन है, तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटा पूरा कंटिन्यूअस करवाना है, ठीक है। तो बीच बीच में रुक रुक करके करवाना है और पेशेंट को रेस्ट भी उसी हिसाब से देना है और बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस को भी केयरफुली करवाना है। अब ऐसा नहीं कि पेशेंट गिर जाए, ठीक है। चलिए, प्रोग्रेशन इज़ वेरी स्लोअर दैन इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मोटिवेशन के तौर पे आप पेशेंट, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, पेशेंट तो बोलेगा कि हम 1 वीक से कर रहे हैं बट फिर भी ये प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रोग्रेशन नहीं होने के पीछे कारण है क्योंकि हेल्दी इंडिविजुअल में ये जल्दी प्रोग्रेस करता है, ठीक है। तो चूँकि बीमारी है, उस तरह की बीमारी है, ठीक है, तो इसमें प्रोग्रेशन बहुत धीरे धीरे शो होगा। तो आपको भी वो चाहिए कि पेशेंट को वो समझा सकें, ठीक है, उसको मोटिवेट करके रख सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही संयम का भी ज़रूरत होता है इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओवरवर्क, ठीक है। तो अब ऐसा है कि वैसे प्रिकॉशन को हम लोगों को लेकर के चलना है ताकि किसी भी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आ जाए। अब जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवा दी है बट अगले दिन जो है वो शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है फिर। तो उस तरह का प्रिकॉशन हम लोगों को हमेशा लेकर के रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, मॉनिटर द इफेक्ट्स ऑफ फटीग, ठीक है। तो जो फटीग का जो इफेक्ट्स है उसको हमेशा मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट आता है, प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू मैनेज द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए भी हम लोगों को प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी भी तरह का कोई इम्पेयरमेंट है बॉडी में, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करवाने के दौरान भी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सपोज दैट पेशेंट में टेक्टाइल और प्रोपायोसेप्टिव का लॉस है, ठीक है, या फिर इनकोऑर्डिनेशन है या फिर ट्रेमर है, तो उसके कारण क्या होगा कि आप पेशेंट को अगर मान लीजिए कुछ इक्विपमेंट्स देंगे तो वो अनसेफ भी हो सकता है उसे चोट लग जाए, ठीक है। तो इस तरह का आपको प्रिकॉशंस रखना है। इसके अलावा जो पॉइंट आता है वो है आपका फंक्शनल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, जिसमें कि आपका आ जाएगा क्लोज्ड चेन एक्टिविटीज़, ठीक है। ये बेसिकली आपका स्ट्रेंथ को भी प्रमोट करता है और एंड्योरेंस को भी प्रमोट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप एक्सरसाइजेस थेरेपी। ग्रुप एक्सरसाइजेस थेरेपी बेसिकली आपका पेशेंट को मोटिवेट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है और एक तरह का सोशल सपोर्ट भी बिल्डअप करता है, ठीक है। अब इसमें कई तरह के मेजर्स होते हैं, ठीक है, मेजर्स हो गए या फिर आप उसको स्केल कह लीजिए, ठीक है। मेजर्स कौन कौन से हैं? आइसोकाइनेटिक डायनेमोमेट्री, ठीक है, उसके अलावा है आपका एमएमटी, ठीक है। अब ये दोनों जो है आइसोकाइनेटिक डायनेमोमेट्री और एमएमटी, ये जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं होगा उस केस में अगर स्पास्टिसिटी भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब आ जाइए, दूसरा जो टेस्ट आता है वो है आपका फंक्शनल टेस्ट, जैसे कि सिट टू स्टैंड, ठीक है, बहुत सारा जो मूवमेंट ट्रांजिशन है, ये सब सारी चीज़ें। फिर आता है आपका फटीग, फटीग के लिए आता है आपका MFIS, ठीक है। और फिर आता है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कौन सा मेज़र आता है? उसके लिए आता है आपका HRQL, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है आपका एरोबिक कंडीशनिंग। पहले हम लोगों ने किस पॉइंट के बारे में बात किया? पहले हम लोगों ने बात किया स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ठीक है। फिर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एरोबिक कंडीशनिंग के बारे में, ठीक है। तो MS पेशेंट शोज इंक्रीज इन हार्ट रेट, BP, ऑक्सीजन अपटेक इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग लोड, ठीक है। तो अगर MS पेशेंट जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट है, अब उनमें अगर धीरे धीरे अगर आप लोड बढ़ाएंगे एक्सरसाइजेस का भी, ठीक है, तो क्या होगा, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि उसका हार्ट बीट, BP, ऑक्सीजन अपटेक, ये सारे जो है एक लीनियर फॉर्म में बढ़ते हैं। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स भी बढ़ता है, ठीक है। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी मसल्स डिस्फंक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका
डिक्रीज्ड फिजिकल वर्क कैपेसिटी, डिक्रीज्ड वाइटल कैपेसिटी, increased heart rate at rest and in response to exercise, decreased muscle strength, increased fatigue, increased anxiety and depression are commonly seen. तो ये सभी सारी चीज़ें हैं जो कि पेशेंट में दिखती हैं. मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं. डिक्रीज्ड फिजिकल वर्क, यानी फिजिकल वर्क जो होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, सॉरी फिजिकल वर्क कैपेसिटी डिक्रीज़ कर जाएगा. जो उसका वाइटल कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज़ हो सकता है. हार्ट रेट जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है. हार्ट रेट जो है आपका दोनों केस में इंक्रीज़ हो सकता है, रेस्ट में भी और एक्सरसाइज के रिस्पॉन्स में भी. जो मसल का स्ट्रेंथ है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा, फटीग आपका बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, एंग्जाइटी भी आपका बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और डिप्रेशन भी आपको कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है. कैसे पेशेंट में? वैसे पेशेंट में जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम है, ठीक है. अब देखिए, हर पेशेंट के लिए, हर इंडिविजुअल पेशेंट के लिए अलग अलग तरह का एक्सरसाइजेज उनके अकॉर्डिंग प्रेफर किया जाता है ताकि उनका कार्डियोवैस्कुलर फिट रह सके, ठीक है, टू इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस. गाइडलाइंस हैं कुछ. गाइडलाइंस क्या क्या हैं कि वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है. कुछ कुछ मेजर्स या फिर स्केल्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग हार्ट रेट, रेटिंग्स ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, बीपी, एक्सपायर्ड गैस एनालिसिस. ये सब सारे मेजर्स हैं, कुछ स्केल्स हैं, ठीक है, इन्हीं में. अच्छा, तीसरा इसमें पॉइंट आ जाएगा प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज टू प्रिवेंट इंजरी. एक्सरसाइज के दौरान प्रिकॉशन, आपको प्रिकॉशन में रहना है ताकि इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके. वर्कलोड मस्ट बी गिवन अंडर गाइडेंस. ऐसा नहीं है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा दे देना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना कि वर्कलोड जो है ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इंक्रीज इन HR, हार्ट रेट, BP, ऑक्सीजन अपटेक, ये सभी सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी, ठीक है. चलिए, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर को हमेशा मैनेज करते हुए रहना है. बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हमेशा फटीग का जो इफ़ेक्ट्स है उसको हमेशा मॉनिटर करते हुए रहना है. किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन या डैमेज को रोकना है, ठीक है. ये कॉम्प्लिकेशन और डैमेज तभी होता है जब आप उससे बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करवाएंगे, ठीक है. चलिए, प्रिकॉशन अलॉन्ग विद मेडिसिन एज इट इज़ हार्मफुल टू द बॉडी, ठीक है. तो अब ऐसा नहीं है कि ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन हो, ओवर यूज़ ऑफ ड्रग्स हो, वो सब सारी चीज़ें प्रिकॉशन के तौर पे लेनी है, ठीक है. रिकमेंडेड ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी इज़ 3 to 5 days अ वीक, ठीक है, ऑल्टरनेट. तो जो एक रिकमेंडेड डेज या फ्रीक्वेंसी है वो है आपका एक वीक में 3 से 5 बार ही अगर करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ऑल्टरनेट करके, ठीक है. अगला जो पॉइंट है वो है आपका ट्रेनिंग इंटेंसिटी शुड बी लिमिटेड टू 60% to 85% हार्ट रेट टू 50 to 70% पीक ऑक्सीजन अपटेक, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ड्यूरेशन जो होना चाहिए सेशन का वो होना चाहिए 30 minutes पर सेशन, ठीक है. और इसमें टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज बहुत सारे हो सकते हैं, हर पेशेंट के लिए अलग अलग होगा, जैसे कि वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. इसमें सर्किट ट्रेनिंग भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है. सर्किट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है. अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि नॉन वेट बियरिंग एक्टिविटी फॉर पेशेंट विद सेंसरी लॉस और बैलेंस प्रॉब्लम. तो वैसे पेशेंट जिसमें सेंसरी लॉस हो चुका है उनमें हम लोग किस तरह का एक्टिविटी करवाएंगे, नॉन वेट बियरिंग एक्टिविटी करवाएंगे. ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करवाएंगे जिसमें कि वेट उनको उठाना पड़े, ठीक है. तो वैसा पेशेंट जिसमें सेंसरी लॉस हो और बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो उसमें हम लोग किस तरह का एक्टिविटी करवाएंगे, नॉन वेट बियरिंग एक्टिविटी, ठीक है. और हमेशा वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हुए रहना है. अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, वो है आपका फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस. इसके पहले हम लोगों ने समझा एरोबिक कंडीशनिंग के बारे में, ये रहा यहाँ पे एरोबिक कंडीशनिंग. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज. इसमें आ गया आपका स्ट्रेचिंग, रेंज ऑफ मोशन फॉर लिम्स. रेंज ऑफ मोशन को नापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, गोनियोमेट्री. गोनियोमेट्री के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है. तीसरा पॉइंट आता है आपका यूज़ ऑफ ऑर्थोसिस और डायनेमिक स्प्लिंटिंग, ठीक है, डायनेमिक स्प्लिंटिंग. और चौथा है आपका रेंज ऑफ मोशन ऑफ ट्रंक, ठीक है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपका मैनेजमेंट ऑफ फटीग, ठीक है. मैनेजमेंट ऑफ, शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ स्किन केयर एंड सेंसरी डेफिसिट, फिर हम लोगों ने देखा मैनेजमेंट ऑफ पेन, ठीक है. फिर हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज ट्रेनिंग. एक्सरसाइज ट्रेनिंग में ये सबसे लास्ट पॉइंट था. एक्सरसाइज ट्रेनिंग के बाद अब हम लोग जान रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ फटीग. फटीग को कैसे मैनेज कर सकते हैं, फटीग को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं. तो फटीग को डिस्क्राइब करते हैं स्लीपीनेस, एक्सेसिव टायर्डनेस, सेंस ऑफ वीकनेस दैट कम्स सडनली एंड सीवियरली. तो फटीग क्या है, ज़्यादा नींद आना, थकान ज़्यादा होना
और एक हमेशा ऐसा लगना कि कमजोरी आ रहा है, और वो सडनली ऐसा होता है और बहुत सीवियर अमाउंट में होता है, ठीक है। तो फटीग का मैनेजमेंट के लिए जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहला है आपका एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग एंड एनर्जी इफेक्टिवनेस स्ट्रैटेजी आर परफॉर्म्ड टू लेसन फटीग। क्या मतलब हुआ? सबसे पहला तो वैसे ही क्लियर है, एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग, ठीक है। दूसरा आता है आपका एनर्जी इफेक्टिवनेस स्ट्रैटेजी। इसमें क्या आता है कि बेकार का ऐसा काम जो कि बेफिजूल का है, मतलब कि फालतू का भागा दौड़ी नहीं करना है, ठीक है। झूठ मूठ का इधर ही उधर कर रहे हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में फटीग ज़्यादातर बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट यू मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एमएस रिलेटेड फटीग एंड एक्सरसाइज रिलेटेड फटीग। तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एमएस रिलेटेड फटीग और एक्सरसाइज रिलेटेड फटीग के बारे में, ठीक है। अगला पॉइंट आता है आपका, पेशेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप अ रिकॉर्ड डायरी ऑफ देयर एक्टिविटी बाय आवर, ठीक है। तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो अपना एक डेली जर्नल वाला डायरी रखे और उसमें हर घंटे के हिसाब से उसने किस किस काम को किया है उसमें नोट डाउन करे। साथ ही साथ adoption of strategies that will reduce the overall energy requirements known as energy conservation। तो energy conservation पे ज़्यादातर फोकस करना है, जैसे कि पैदल मान लीजिए कहीं जाना है, ठीक है, कहीं मान लीजिए 10 मिनट का वॉक है या 15 मिनट का वॉक है या 2 किलोमीटर जाना है कहीं, तो पैदल चलने से अच्छा है कि व्हील चेयर पर जाएँ, वॉकर लेकर के चलें या क्रच लेकर के चलें। इससे क्या होगा कि ओवरऑल उनका एनर्जी कंजर्व होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपका बैलेंसिंग ऑफ एक्टिविटी विथ रेस्ट पीरियड्स नोन एज एक्टिविटी पेसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वैसे सारे एक्टिविटीज़ को बैलेंस में लेकर के चलना है, ठीक है, और साथ ही साथ एडिक्वेट रेस्ट पीरियड भी देना है, मतलब कि पेशेंट को रेस्ट भी देना है, ठीक है। उसके अलावा अ डायरेक्ट इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन आर ऑल्सो डन बाय फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ देयर होम और जॉब प्लेस। तो वो किस इन्वायरमेंट में काम करते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो लाइटिंग वगैरह, मतलब कि वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी गाइडलाइंस के बारे में मैंने पहले भी बताई हैं ना, तो उनका वर्क इन्वायरमेंट और जो उनका होम इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये सभी सारी चीज़ों का भी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पास्टिसिटी। तो देखिए लोअर एक्सट्रीमिटी में जो स्पास्टिसिटी कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, क्वाड्स, हिप एडक्टर और प्लांटर फ्लेक्सर्स में। अगर मैं अपर एक्सट्रीमिटी के बारे में बात करूं तो उसमें आपको स्पास्टिसिटी देखने को मिलता है शोल्डर एडक्टर्स, एल्बो एंड रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्सर्स ऑल टुगेदर। अब इसमें करवाते क्या क्या हैं स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करने के लिए? पहला है इसमें क्रायोथेरेपी, फिर आता है हाइड्रोथेरेपी, रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेचिंग, पोजिशनिंग डेट विल रिड्यूस द स्पास्टिसिटी। तो ये सभी सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एक्टिव मूवमेंट इन द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। अब आ जाइए मैनेजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस डेफिसिट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेरेबेलर डेफिसिट्स के बारे में, ठीक है। सेरेबेलर डेफिसिट्स जिसमें क्या आता है आपका अटैक्सिया, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, और इसमें निस्टैग्मस वगैरह भी आता है जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो ये बहुत कॉमन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ज़्यादातर देखने को मिलता है। साथ ही साथ सोमैटोसेंसरी, विजुअल और वेस्टिब्यूलर सिस्टम इम्पेयरमेंट भी बहुत कॉमन है, ठीक है। दूसरा जो अगला पॉइंट है वो आता है आपका स्पाज्म और वीक मसल, ये भी आपके बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जनरली आपको देखने को क्या मिलेगा, देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग अपराइट पोस्चर एंड वॉकिंग, मतलब कि चलने फिरने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी और अपराइट पोस्चर को मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो अब आ जाते हैं कि कर क्या सकते हैं इसमें बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। तो पोस्चरल कंट्रोल शुड बी फोकस्ड ऑन स्टैटिक कंट्रोल इन वेट बियरिंग, एंटी ग्रेविटी पोस्चर, ठीक है, इन वेट बियरिंग एंड एंटी ग्रेविटी पोस्चर, जैसे कि आपका आ गया सिटिंग या फिर क्वाड्रूप्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब आ जाइए कि चैलेंजेस भी देना है, जैसे कि बेस ऑफ सपोर्ट को घटा दिए, ठीक है, दोनों पाँव के बीच का गैप है उसको रिड्यूस कर लेंगे, और यू कैन आइदर रेज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये सभी सारी चीज़ें हैं चैलेंजेस के लेवल को बढ़ाने के लिए, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सभी सारी चीज़ें हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आता है वैसे एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करवाना है जिससे कि आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो सके, जैसे कि जॉइंट अप्रॉक्सीमेशन हो गया, PNF हो गया, ये सभी सारे टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब
प्रोग्रेशन भी करवाना है, जैसे कि पहले हम लोगों ने किस पे फोकस किया, पोस्चरल कंट्रोल हमने फोकस किया स्टैटिक वाले में, ठीक है, स्टैटिक कंट्रोल पे फोकस किया। फिर दोबारा हम लोगों को प्रोग्रेस करवाना है, उसको डायनेमिक में लेकर के जाना है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं, वेट शिफ्टिंग, अपर एक्सट्रीमिटी रीचिंग या फिर लोअर एक्सट्रीमिटी स्टेपिंग, ये सभी सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कि सिटिंग वाले पोजीशन में रेजिस्टेड पीएनएफ पैटर्न भी करवा सकते हैं, जिसमें कि आपका अपर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट होता है, साथ ही साथ ट्रंक का भी मूवमेंट होता है, ठीक है। उसमें फ्लेक्शन विद रोटेशन करवाते हैं और एक्सटेंशन इन रोटेशन करवाते हैं। इसको स्विस बॉल पे भी करवाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या करवा सकते हैं, इसमें आप मूवमेंट ट्रांजिशन वगैरह भी करवा सकते हैं, ठीक है। इससे भी आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन आपका इंप्रूव करता है। डिफ़िकल्टी लेवल को हमेशा बढ़ाते रहना है, ठीक है, हमेशा बढ़ाते रहना है का ये मतलब नहीं है कि वो एक दिन में बढ़ाना है, ठीक है। जब आपको लगे कि हाँ अब ये अच्छे से हो रहा है, फिर आप डिफ़िकल्टी लेवल उसको बढ़ा सकते हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल्स आर इंक्रीज्ड बाय परफॉर्मिंग टास्क्स ऑन अनस्टेबल और मूविंग सर्फेसेज, ठीक है। तो मान लीजिए कि स्टैटिक सर्फेस पे कोई एक स्पेसिफिक टास्क है, वो सक्सेसफुली हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, तो उसको अगर डिफ़िकल्टी लेवल पे बढ़ाना है तो उसको हम क्या कर देंगे, सरफेस को अनस्टेबल कर देंगे या सरफेस को मूविंग सरफेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर क्या होगा, डिफ़िकल्टी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड विद बोथ आइज ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ आप करवा रहे हैं, आंखें बंद करके भी करवा सकते हैं और आंखें खोल करके भी। इससे भी आपका कुछ हद तक बैलेंस और इनकोऑर्डिनेशन वाला जो समस्या है उसको ठीक होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं परफॉर्मिंग एक्टिविटी ऑन पूल टू इंड्यूस रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि वाटर पे कोई भी अगर आप एक्टिविटी करवाएंगे तो वो वाटर हमेशा एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा और फटीग जो है वो डिक्रीज़ होगा। साथ ही साथ बायो फीडबैक ट्रेनिंग, ठीक है, उससे आपका बैलेंसिंग का जो फंक्शन है वो आपका इंप्रूव होगा। साथ ही साथ ऑगमेंटेड विजुअल एंड प्रोपायोसेप्टिव फीडबैक, ये क्या इंप्रूव करता है, ये आपका फंक्शन इंप्रूव करता है, बॉडी का जो फंक्शन है, मूवमेंट है, उसको इंप्रूव करता है, ठीक है। सातवां पॉइंट आता है आपका लोकोमोटर ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, ठीक है, पेशेंट में क्या क्या देखने को मिलता है, पेशेंट में देखने को मिलेगा आपको पुअर बैलेंस, हिप फ्लेक्सर वीकनेस, इसीलिए पाँव को उठाने में दिक्कत होगा, डिफ़िकल्टी इन लिफ्टिंग लेग, ठीक है। साथ ही साथ वीक डॉर्सीफ्लेक्सर देखने को मिलेगा, इसलिए फुट ड्रॉप भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ सर्कमडक्टेड गेट भी देखने को मिल सकता है आपको। उसके अलावा क्लोनस, स्पास्टिसिटी, सेंसरी लॉस या फिर एटैक्सिया भी देखने को मिल सकता है। अब इसमें जो वीकनेस है वो बेसिकली क्वाड्स और हिप तक भी कभी कभी एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं, तो इसमें है आपका स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, टैंडम वॉकिंग, वेट बियरिंग, वेट ट्रांसफ़र, फॉरवर्ड प्रोग्रेशन विद ट्रंक, लिम्ब एंड पेल्विस, तो ये सभी सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें आ जाता है आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वॉकिंग, फिर साइड स्टेपिंग एंड क्रॉस स्टेपिंग, ये सभी सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसमें हम लोग करवाते हैं प्रोग्रेशन विद स्टेयर क्लाइंबिंग, फिर आता है इसमें वॉकिंग थ्रू ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। इसके अलावा फिर मान लीजिए यहाँ तक आपका सक्सेसफुली हो रहा है तो फिर उसके आगे हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं आपका ट्रेडमिल ट्रेनिंग में बॉडी के सपोर्ट के साथ, फिर धीरे धीरे बॉडी का सपोर्ट भी हटाते हैं, ठीक है, या फिर रोबोट असिस्टेड ट्रेडमिल ट्रेनिंग में। इसके अलावा फिर लास्ट पॉइंट आता है आपका ऑर्थोटिक्स या फिर असिस्टिव डिवाइसेस सच एज एंकल फुट ऑर्थोटिक्स, वॉकर्स, क्रचेस, केन्स, व्हीलचेयर, पावर्ड स्कूटर एक्सेट्रा। अब आ जाइए आप फंक्शनल ट्रेनिंग, तो इसमें बेसिकली हम लोग ADL का ट्रेनिंग देते हैं, ये बेसिकली OT का चीज़ है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग को डिस्कस तो करना है, ठीक है। आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन करवाते हैं ताकि उसका डेली लिविंग जो है वो थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ अब जैसे कि आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन में क्या करवा सकते हैं आप, घर पे रैम्प वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको चलने फिरने में आसानी हो, ठीक है, ये सभी सारी चीज़ें हैं। फिर आ गया आपका ट्रेनिंग इन फंक्शनल मोबिलिटी स्किल्स, फॉर एग्जांपल बेड मोबिलिटी, ट्रांसफर्स, लोकोमोशन एक्सेट्रा, तो ये सभी सारी चीज़ें हैं। पेशेंट विद सीवियर स्पीच प्रॉब्लम्स में रिक्वायर वॉइस एम्पलीफिकेशन डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक एड। मान लीजिए वैसा पेशेंट है जिसमें कि सीवियर स्पीच का प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीच का प्रॉब्लम है, तो उसको हो सकता है कि वॉइस एम्पलीफिकेशन डिवाइस का यूज़ हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक एड्स का यूज़ हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है मैनेजमेंट ऑफ स्पीच एंड सॉल्विंग। अब देखिए स्पीच डिसऑर्डर किस किस कारण से होता है MS के पेशेंट में, तो सबसे पहला कारण है रेस्पिरेटरी डिकंडीशनिंग, ठीक है। फिर दूसरा कारण है रिड्यूस्ड डायफ्रामेटिक सपोर्ट, और उसके अलावा तीसरा कारण है शॉर्टनिंग ऑफ इंटरकोस्टल मसल।
तो ये तीनों मिल करके स्पीच डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है। अब इसमें करवा क्या कह सकते हैं, तो सबसे पहला आता है आपका रेजिस्टिव ब्रीदिंग टेक्निक, ठीक है। इसके साथ साथ वैसे एक्टिविटीज़ को करवाया जाता है जिससे कि आपका ट्रंक स्टेबल रह सके, हेड का जो कंट्रोल है वो स्ट्रांग हो, साथ ही साथ सख्त बैलेंस अच्छा रहे, ठीक है, अच्छा बने। फिर आता है आपका फोनेशन एक्सरसाइजेस, ठीक है। फिर आता है आपका रेजिस्टिव ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, साथ ही साथ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका एन अपराइट बॉडी पोस्चर विथ लिटिल फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड पॉइंटिंग चिन इज़ हेल्पफुल इन सेफ स्वॉलोइंग एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशन के कारण तो निमोनिया हो सकता है, जो भी एक तरह का कॉम्प्लिकेशन था, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। अब कैसा बॉडी पोस्चर आपका होना चाहिए, किसी भी चीज़ को आप खा रहे हैं तो एक अपराइट बॉडी पोस्चर होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपका चिन है वो हल्का डाउनवर्ड होना चाहिए और लिटिल फॉरवर्ड होना चाहिए, ताकि आपको स्वॉलो करने में हेल्पफुल हो। फिर आता है आपका ट्रांसक्यूटेनियस न्यूरोमस्क्यूलर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन टू सबमेंटल मसल्स, ठीक है। तो सबमेंटल मसल्स पे NMES आप दे सकते हैं। सबमेंटल मसल्स के साथ साथ ओरल मोटर एक्सरसाइजेस को भी परफॉर्म किया जाता है, ताकि जो स्वॉलोइंग मस्कुलेचर है उसके वहाँ का स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन और कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो सके। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है NMES टू सबमेंटल मसल्स विथ ओरल मोटर एक्सरसाइजेज कैन इम्प्रूव स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्वॉलोइंग मस्कुलेचर। साथ ही साथ बहुत हेल्पफुल होता है इसमें रेजिस्टिव सकिंग थ्रू स्ट्रॉ। मान लीजिए स्ट्रॉ बहुत पतला है तो पेशेंट को ज़्यादा ताकत लगेगा किसी भी चीज़ को सक करने के लिए, और अगर फ्लूइड और गाढ़ा हो जाए तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो ये सभी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आता है आपका थर्मल टैक्टिकल स्टिमुलेशन। ये एक तरह का सेंसरी टेक्निक है, ठीक है, जिसमें कि स्टिमुलेशन दिया जाता है आपको एंटीरियर फॉसियल पिलर्स, ठीक है, ताकि आपका स्वॉलोइंग का जो रिफ्लेक्सेस है और जो फेरेंजियल फेज है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो थर्मल टैक्टाइल स्टिमुलेशन इज़ अ सेंसरी टेक्निक वेयर स्टिमुलेशन इज गिवन टू द एंटीरियर फॉसियल पिलर्स टू इम्प्रूव स्वॉलोइंग रिफ्लेक्सेस एंड फेरेंजियल फेज ऑफ स्वॉलोइंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवाइसेस या फिर गाइडलाइंस के बारे में। तो नेवर टॉक वाइल ईटिंग, पेशेंट को ये सजेस्ट करना है कि आप खाते वक्त बात ना करें, फ्लूइड को हमेशा लेते रहें, वैसा चीज़ को खाएं जो इजी टू स्वॉलो हो, पोस्चर को हमेशा मेंटेन करके रखें और एक क्वाइट और पीसफुल इन्वायरमेंट हमेशा रखें खाते वक्त, ठीक है। अब जो लास्ट आता है वो है आपका कॉग्निटिव ट्रेनिंग। कॉग्निटिव ट्रेनिंग में भी पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप अपना एक डेली जर्नल रखें, उससे आपका मेमोरी इंप्रूव होगा। साथ ही साथ आप अलार्म क्लॉक का यूज़ करें, बेल टाइमर का यूज़ करें, ठीक है। और वॉच अलार्म वगैरह भी बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी जैसे कि मान लीजिए कोई टास्क है उसको याद दिलाने के लिए, यही सब सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको याद दिलाती हैं, तो इसीलिए ये सब सारी चीज़ों का यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, जैसे मान लीजिए बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है कि इधर जाना है, वहाँ से ये उठाना है, उसको फिर वहाँ रखना है, उसके बाद फिर ये बहुत सारी एक कॉम्प्लेक्स काम है, ठीक है, मान लीजिए, तो उसको तोड़ने के लिए उसको क्या करना है कि क्लियर रिटन डायरेक्शंस देना है, जैसे कि एक एक लाइन लिख करके कि पहले वहाँ जाओ, ठीक है, उसकी बात को वो समझेगा, फिर वो उसके बाद क्या करना है, उस सारी चीज़ों को एक एक करके आपको लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आप उसको पेशेंट को समझाइए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉम्प्लेक्स टास्क कैन बी ब्रोकन डाउन विथ क्लियर रिटन डायरेक्शंस प्रोवाइडेड फॉर ईच स्टेप, ठीक है, एंड डायरेक्शंस कैन ऑल्सो बी पोस्टेड इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द होम, ठीक है। साथ ही साथ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके साथ साथ पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो डेली योगा और मेडिटेशन करे, और स्ट्रेस को हमेशा एडवाइस करना है कि ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, ठीक है। और अगर उसको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के लिए भी आप उसको एडवाइस कीजिए कि आप अपने फैमिली में ज़्यादातर घुल मिल करके रहिए, लोगों के बीच में घुल मिल करके रहिए, ठीक है। तो डिप्रेशन के लिए आप साइकेट्रिस्ट वगैरह से भी मिलने का सलाह दे सकते हैं। तो ये सभी सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो ये था पूरा आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।